हो तो मैं साहिबा विक फिर आपके सामने आज प्रस्तुत होती हूँ अपनी थ्योरी क्लास लेकर। थ्योरी क्लास में आज हम टॉपिक ले रहे हैं एज एंड सेंचुरीज का, और चलते हैं एज एंड सेंचुरीज में रिनेसा पीरियड की तरफ। तो रिनेसा पीरियड है हमारा 1500 से 1600 तक। अगर हम ब्रॉडर सेंस में इस पीरियड को देखें तो 1500 से 1660 तक। अब ये तो रही टाइम पीरियड की टाइमलाइन की बात। अब आते हैं इस रिनेसा टाइम पीरियड का मीनिंग क्या है। सो रिनेसा का मतलब बेटा होता है रीबर्थ ऑफ क्लासिकल नॉलेज, यानी रीबर्थ, नया जन्म किसका? क्लासिकल नॉलेज का। बट क्लासिकल नॉलेज या क्लासिकल लर्निंग किसे कहते हैं? लैटिन और ग्रीक की जो वर्क्स हैं उनको कहते हैं क्लासिकल वर्क्स। तो इनका हुआ था rebirth of classical learning. In general sense, it is regarded from 1500 to 1600. पर अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो 1500 से 1600 तक बेटा यही माना जाता है जनरली जो टाइम पीरियड है रिनेसा का, 1500 से 1600 इन ब्रॉड सेंस। पर अगर हम इसको ब्रॉडर व्यू की तरह देखें कि एक्चुअली में बिगनिंग हुई कहाँ से थी रिनेसा की, तो 1485 से लेके 1660 तक माना जाता है ब्रॉडर व्यू किसका? रिनेसा टाइम पीरियड का। अब 1485 में क्या हुआ था? 1485 में एंड हुआ था वॉर ऑफ रोजेस का, एंड शुरुआत हुई थी ट्यूडर डायनेस्टी की, जहां पे किंग हेनरी 7 का सक्सेशन हुआ था थ्रोन पे। अब 1660 में तक ये चला टिल रेस्टोरेशन एज। जब तक रेस्टोरेशन एज शुरू नहीं हुई तब तक ये रिनेसा का टाइम पीरियड चला। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड। मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। आप अपने सब ये क्वेश्चन आता है विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। सो रिनेसा टाइम पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। In England, it reached its peak during the reign of Queen Elizabeth I. और अपनी ये पीक पॉइंट पे था कब? जब रेन थी, जब राज्य किसका था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का राज था, तब ये अपनी पीक पे था। क्या? रिनेसा। अब बेटा इस टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर बहुत ही जो उम्दा पर्सनैलिटीज़ हैं वो लोग लिख रहे थे कहीं ना कहीं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो। ये सब अच्छे अच्छे वर्क्स जो हैं इनके निकल के आ रहे थे, और इस टाइम पीरियड पे बहुत अच्छी ड्रामा, प्रोस और पोएट्री ये सब भी लिखी जा रही थी। दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड फॉर लिटरेचर। So this period is also known as Elizabethan age। इसलिए क्यों इसको एलिजाबेथन एज कहा जाता है? इस पीरियड को एलिजाबेथन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ थ्रोन पर थी। That's why this period is called Elizabethan period। अब इम्पॉर्टेंट नोट, फ्रॉम इटली से इंग्लैंड रिनेसा आया। कब से कब तक रहा? 14 to 17। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि रिनेसा अकॉर्डिंग टू द इटली टाइम पीरियड, अगर इटली से टोटल इंग्लैंड तक कब तक रहा, ये क्वेश्चन कंसीडर होता है कि रिनेसा टोटली रहा कब तक, चाहे वो इटली में हो चाहे इंग्लैंड में हो, टोटल मिला के तो वो रहा 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी में तक। 14 to 15 में हाईलाइटेड रहा होगा इटली में, और 16th एंड 17th में ज़्यादा रहा होगा इंग्लैंड में। ठीक है। सो ब्रॉडर व्यू में 14 to 17 सेंचुरी। बट अगर सिर्फ इंग्लैंड का कंसीडर करें नैरो व्यू तो 16 to 17 सेंचुरी में हाईलाइटेड था ये इंग्लैंड के अंदर। एंड इन लेट 15th सेंचुरी, या फिर हम 16 सेंचुरी कहीं जगह नहीं भी आता बेटा एग्ज़ाम में, कई जगह वो दे देते हैं 16 सेंचुरी की जगह लेट 15। तो लेट 15 सेंचुरी भी ऑलमोस्ट 16 लग ही जाती है।
तो हम समझ सकते हैं कि लेट 15 लिख देगा या फिर 16 एंड 17 सेंचुरी अगर वो ऑप्शन में लिखेगा तो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। लेट 15 इसलिए भी कहा जाता है लेट 15 सेंचुरी क्योंकि 1485 में, यानी कि 1485 क्या हो गया, लेट 15 सेंचुरी हो गया। तो 1485 में बेटा ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी और जहां से चिंगारी मिली किसको, रिनेसा को, तो इसलिए इसको लेट 15 सेंचुरी के नाम से भी कहा जाता है। नोट है जिसमें 3 तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम रिलेटेड छुपे हुए हैं। अगर बेटा एग्जाम में आता है कि बिगनिंग ऑफ रिनेसा कहाँ से हुई थी, तो यू हैव टू टिक, आपको आंसर लगाना है चौसर या पोस्ट चौसेरियन पीरियड। सो बिगनिंग अगर क्वेश्चन आता है रिनेसा तो क्या टिक लगाना है, चौसर का पीरियड और पोस्ट चौसेरियन। अगर क्वेश्चन आता है फ्लरिशिंग ऑफ रिनेसा कहाँ से हुआ है, तो यू हैव टू कंसीडर फ्लरिश कहाँ से हुआ था, फला फूला किस पीरियड में था, एलिजाबेथन पीरियड, जिसको मिडल एज भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सेकंड ग्रेटर रिनेसा किसको कहते हैं, सेकंड ग्रेटर रिनेसा, तो आंसर होगा मिल्टोनिक एज, मिल्टनिक एज। सो लास्ट एज यानी कि मिल्टनिक एज को कहा जाता है सेकंड ग्रेटर रिनेसा। अब कवर करते हैं हम कि इस रिनेसा का जो टाइम पीरियड है वो कवरेज कहाँ से कहाँ तक है। सो बिगनिंग ऑफ रिनेसा टाइम पीरियड इज फ्रॉम ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी का जो शुरुआत है, राइज हुआ था, वो 1485 में हुआ था, जिसके साथ चिंगारी मिली थी रिनेसा को। ठीक है, उसके बाद 1603 तक ट्यूडर टाइम पीरियड रहा, देन इट लास्ट टिल 1660 तक ये टाइम पीरियड लास्ट करा, यानी 1485 से 1660 तक रिनेसा का ब्रॉडर कवरेज देखा जा सकता है। इसी बीच आए जैकोबियन एज, यानी कि किंग जेम्स फर्स्ट जब सत्ता पे बैठे 1603 से 1625 तक, तब भी रिनेसा फ्लरिश कर रहा था। एंड देन कैरोलाइन एज 1625 टू 1649, जब कौन थे, चार्ल्स फर्स्ट थ्रोन पे थे। एंड लास्ट कॉमनवेल्थ पीरियड, जब क्रोमवेल थे सत्ता में, यानी कि क्रोमवेल कौन, पुरितंस का राज था। तो 1649 टू 1660 इज द लास्ट पीरियड जहां तक रिनेसा फ्लरिश कर रहा था। स्टूडेंट्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वेयर कहाँ से शुरू होता है राइज, किसका, ट्यूडर डायनेस्टी का रिनेसा में। सो ट्यूडर डायनेस्टी का राइज शुरू होता है 1485 से, और ये ट्यूडर डायनेस्टी में जो रिनेसा का टाइम पीरियड है, यानी ट्यूडर डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा है, तो वो भी पूछ सकता है। तो लास्ट रूलर कब तक रहा होगा, 1603 तक। अब 1485 में जो रूलर, जो पहला रूलर था ट्यूडर डायनेस्टी का, वो था हेनरी 7th, और जो लास्ट रूलर था ट्यूडर डायनेस्टी का वो था एलिजाबेथ फर्स्ट। ये लास्ट रूलर थी किसकी, ट्यूडर डायनेस्टी की। सो जब भी क्वेश्चन आए कि कहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी में रिनेसा का राइज हुआ था और ट्यूडर डायनेस्टी कहाँ से शुरुआत होती है उसकी, तो 1485 से एंड विद द किंग हेनरी 7th, और एंड कहाँ होता है 1603 में विद द एलिजाबेथ फर्स्ट। सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट नोट गिवन, अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट नोट क्या है। सम हिस्टोरियंस रिगार्ड पुरितन्स एंड मिल्टोनिक एज, कुछ पुराने हिस्टोरियंस हैं जो रिगार्ड करते हैं मिल्टोनिक एज को, यानी पुरितन की एज को कहाँ से कहाँ तक, 1603 से 1660 तक मानते हैं। बट एक्चुअल मिल्टोनिक एज, बट एक्चुअली में जो
बिल्कुल परफेक्ट कहें या बिल्कुल एग्जैक्ट डेट कहें मिल्टन की एज की, यानी मिल्टन का जब टाइम पीरियड रहा उसकी एग्जैक्ट एज है 1625 से 1660 तक। तो अगर एग्जैक्ट टाइम पीरियड बेटा पूछा जाए तो इट इज 1625 टू 1660। दैट इज कौन सा टाइम पीरियड था ये वाला? कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ को मिला के ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये मिल्टोनिक एज है। कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ की एज, इसको कहते हैं मिल्टोनिक टाइम पीरियड। एंड पुरितन एज इज कंसीडर्ड फ्रॉम, पुरितन एज कहाँ से कंसीडर है? 49 से 60 तक, सिर्फ पुरितन अगर एज पूछी जाए तो, यानी सिर्फ कॉमनवेल्थ का टाइम पीरियड। नाउ वी विल स्टार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि कैसे बेस कैसे बना रिनेसा का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हो गया था 1450 में। 1450 में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आई, जिसने जो एजुकेशन है उसमें बहुत ही तेज़ी ला दी एंड रिनेसा को कहीं ना कहीं फ्लरिश करने में हेल्प मिली। सो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस एक्टेड एज अ बेस, एक ग्राउंड दिया इसने किसको? रिनेसा को फ्लरिश करने के लिए। देन फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल हुआ किसका? कॉन्स्टेंटिनोपल का, और इसने भी चिंगारी दी किसको? रिनेसा को फ्लरिश करने में इंग्लैंड में। सो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। वॉर ऑफ रोजेस, अब वॉर ऑफ रोजेस था which also became a base for the rise of Renaissance and rise of Tudor dynasty। ट्यूडर डायनेस्टी का जो राइज था, कब शुरुआत हुई थी राइज की ट्यूडर डायनेस्टी की? 1485 में। इट ऑल्सो बिकेम अ रीजन फॉर द अपकमिंग ऑफ रिनेसांस। देन इन्वेंशन हुई उसके बाद किसकी? इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई बाय कैक्सटन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कब जो है इन्वेंशन हुई प्रिंटिंग प्रेस की? दैट वाज इन 1476 बाय कैक्सटन। जोग्राफिकल डिस्कवरीज, अब जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी, कैसी डिस्कवरीज? जैसे कि कोलंबस और वास्को डिगामा कर रहे थे। क्या डिस्कवरी की? कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? बाय वॉयेज, वॉयेज मतलब यात्रा करके, बाय वॉयेज टू अमेरिका। ठीक है, वॉयेज की उसने ट्रिप्स लगाई अमेरिका को के रास्ते की तरफ, और कहीं ना कहीं से उसने ढूंढ लिया रूट टू अमेरिका। उसके बाद वास्को डिगामा ने क्या किया? सी रूट ढूंढा, सी रूट टू इंडिया। वास्को डिगामा ने सी रूट ढूंढ लिया था इंडिया का। ये जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे थे एंड डिस्कवरीज हो रही थी, इनको भी ये भी एक रीजन बना न्यूपन का, यानी कि नएपन का, रीबर्थ का रीजन बना नॉलेज के। रिफॉर्मेशन, क्वेश्चनिंग चर्च अथॉरिटी। अब जो रिफॉर्मेशंस आ रहे थे चर्च के अंदर, जैसे कि जो वाइक्लिफ था और उसके जो लोलार्ड्स थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे चर्च की अथॉरिटीज पर, उनके वर्क पे, और बाइबल को महत्वता देते हुए बाइबल को अथॉरिटी बना रहे थे धीरे धीरे एक रिलीजियस अथॉरिटी के रूप में। लैंग्वेज, इंग्लिश हैज बिकम द मेन लिटरेरी लैंग्वेज और अ वर्नाकुलर लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक मेन लैंग्वेज बनती जा रही थी अब इस टाइम पीरियड में। पोस्ट चौसेरियन में इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं गेन कर रही थी अपनी इम्पोर्टेंस, और इस टाइम पीरियड तक इंग्लिश जो है वो बन चुकी थी एक लिटरेरी लैंग्वेज थ्रू द कैक्सटन प्रेस,
कैक्सटन में जो कैक्सटन की जो प्रेस थी उसके थ्रू मान लो, या फिर जो भी डिस्कवरीज वगैरह हुई उसके थ्रू मान लो। नाउ लिटरेरी फीचर्स, क्या क्या लिटरेरी फीचर्स थे इस टाइम पीरियड में वर्क्स के, जो भी इस टाइम पीरियड में वर्क लिखे गए उन वर्क्स में क्या क्या चीज़ें हाईलाइटेड थी और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, अब ये जान लेते हैं। सो ह्यूमनिज्म, फोकस ऑन मैन, नेचर एंड डिग्निटी, जो भी काम हो रहे थे, जो भी वर्क लिखे जा रहे थे उनमें ह्यूमनिज्म यानी मानवता की झलक थी कहीं ना कहीं, मैन की, नेचर की और डिग्निटी की। क्लासिकल इन्फ्लुएंस, जो भी वर्क थे उन पे दिख रहा था क्लासिकल इन्फ्लुएंस यानी ग्रीक और रोम की लिटरेचर का इन्फ्लुएंस, प्लस इमिटेशन एंड इनोवेशन, यानी कि इमिटेटेड वर्क भी दिख रहे थे, उसके साथ साथ इनोवेटेड वर्क्स भी अब सामने आने लगे थे। इनोवेटेड वर्क्स विलियम शेक्सपियर के, एडमंड स्पेंसर के, क्रिस्टोफर मार्लो के, काफ़ी लोग ऐसे थे जो अपने इनोवेटेड वर्क्स लेके उभरे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, क्यूरोसिटी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, यानी कि उनके वर्क्स में पढ़ने के लिए क्यूरोसिटी थी, एक्सप्लोरेशन थी और डिस्कवरीज थी, क्योंकि उस समय काफ़ी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी, तो जो भी ऑथर्स थे उन्होंने भी काफ़ी वर्क्स डिस्कवरीज के ऊपर लिखे। पेट्रियोटिक एंड नेशनल स्पिरिट अंडर द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के राज्य में लोगों ने काफ़ी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी लिखे और काफ़ी पेट्रियोटिक स्पिरिट जो है वो लोगों में जागी। क्यों? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ सपोर्टेड द रिनेसा मूवमेंट, क्वीन एलिजाबेथ ने सपोर्ट किया रिनेसा मूवमेंट को, और सपोर्ट करने की वजह से काफ़ी लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ की तारीफ में और उसकी गवर्नमेंट की तारीफ में काफ़ी कुछ लिखा प्रेज में, जैसे कि एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन लिखा फॉर क्वीन एलिजाबेथ। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसकी हुई? एजुकेशन की, आर्ट की और साइंस की। एनरिचमेंट, वोकैबुलरी फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक एंड रेटोरिकल स्टाइल। सो वोकैबुलरी कैसी थी? लैटिन और ग्रीक की लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे उससे काफ़ी एनरिच्ड वोकैबुलरी थी, और रेटोरिकल स्टाइल यानी कि रिटोरिकल स्टाइल यानी कि कौन सी भाषा? अलंकारिक भाषा काफ़ी यूज़ होने लगी उस टाइम पीरियड पे। अब वोकैबुलरी जो थी वो एनरिच थी लैटिन एंड ग्रीक से, क्योंकि ये जो थी लैंग्वेजेस काफ़ी हाई क्लास लैंग्वेजेस मानी जाती थी, और उस समय अब इस टाइम पीरियड में इन लैंग्वेजेस का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। सो उस समय ये जान लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स थे जिन पे लिखा जा रहा था। तो पोस्ट चौसेरियन पीरियड की तरह इस पीरियड में भी रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज हाईलाइटेड थे। रिलीजियस इश्यूज जैसे बाइबल का इशू हो गया, या फिर चर्च में करप्शन का इशू हो गया, इस तरीके के इश्यूज हाईलाइटेड थे। और अगर लव एंड ब्यूटी पे देखें तो लव एंड ब्यूटी पे कौन लिख रहा था? शेक्सपियर। शेक्सपियर ने काफ़ी वर्क्स अपने लव पे लिखे, ब्यूटी पे लिखे, और जिन्हें कहा गया सोनेट्स का नाम दिया गया। एंड पावर एंड एम्बिशन यानी पॉलिटिक्स पे कौन लिख रहा था? पॉलिटिक्स पे लिख रहे थे कौन? पॉलिटिक्स पे जैसे कि मिल्टन ने एक वर्क लिखा, उसका नाम है एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक पॉलिटिकल वर्क था मिल्टन का। अब आते हैं यॉन्ड्रास। यॉन्ड्रास कौन कौन से फेमस थे? पोएट्री, प्रोज और ड्रामा तीनों ही लिखे जा रहे थे उस समय। क्या क्या? पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा। अब पोएट्री किस तरीके की लिखी जाती थी? नरेटिव पोएट्री, जैसे लॉन्ग पोएट्रीज लाइक एपिक्स। एलिगोरिकल प्रतीकात्मक पोएम्स लिखी जा रही थी। सपने में ड्रीम विजन्स, यानी कि सपने में कोई स्टोरी चल रही है। लिरिक्स लिखे जा रहे थे। बैलेड्स यानी लोक गीत लिखे जा रहे थे। और ये सब चीज़ें चौसेरियन, पोस्ट चौसेरियन पीरियड में भी थी।
अब ऐड क्या हुआ था नया, वो आपको ध्यान में रखना है। इस टाइम पीरियड में ऐड हुआ था ब्लैंक वर्स और सोनेट। ब्लैंक वर्स और सोनेट ये दोनों ऐड हुए थे मेन इस टाइम पीरियड में। अब आते हैं प्रोज, एसेज। जो ऐसे थे वो रिलीजियस एसेज लिखे जा रहे थे, ऐसे रोमांस पे लिखे जा रहे थे, ऐसे पैम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। ड्रामा की बात करें तो मिस्ट्री प्ले आ चुका था, मिरिकल आ चुका था, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरल्यूड तक हमने कर लिया है। अब एड ऑन क्या होता है, मास्क, मुखौटे वाले प्लेस ऐड हो गए थे, हिस्टोरिकल एंड क्रॉनिकल प्लेस ऐड हो गए थे। हिस्टोरिकल प्लेस जैसे जूलियस एंड सीजर शेक्सपियर का, वैसे वो हिस्टोरिकल प्ले में काउंट होगा। ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजिडी भी ऐड हो गई थी एंड कॉमेडीज भी ऐड हो गई थी। कॉमेडी, शेक्सपियर ने काफ़ी कॉमेडीज लिखी हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो ट्रेजिडी, व्हाट वर द फेमस फिगर्स एंड फेमस वर्क्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं कि इस समय में कौन से ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ रही और उनके कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। सो इस समय में सबसे पहले था सर थॉमस मूर, इधर डबल ओ आएगा, सर थॉमस मूर, जिनका इम्पॉर्टेंट वर्क था यूटोपिया। और यूटोपिया जो थी वो प्रोलॉग थी, प्रोलॉग टू द रेनेसा। प्रोलॉग टू द रेनेसा मतलब इस वर्क से रेनेसा की शुरुआत होती है। दिस वर्क यूटोपिया इज द प्रोलॉग टू द रेनेसा। देन सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी जिनका इंपॉर्टेंट वर्क था एस्ट्रोफल एंड स्टेला। कौन सा वर्क था, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। देन थर्ड राइटर एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने एक फेमस पोएम लिखी थी, किसकी तारीफ में, फॉर द प्रेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, और उस पोएम का क्या नाम था, द फेरी क्वीन। अब चलते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की तरफ। क्रिस्टोफर मार्लो जिनके फेमस वर्क हैं डॉक्टर फॉस्टस एंड टेम्बरलेन। दीज टू आर द फेमस वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की तो बहुत अनगिनत, मतलब इट्स लाइक 154 उनके सोनेट्स थे सिर्फ। तो इनके काफ़ी वर्क्स हैं, तो कोई एक वर्क नहीं बता सकते, इसलिए ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड सोनेट्स सभी कुछ इनका फेमस हुआ। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का कौन कौन से वर्क थे, वॉलपोन एंड द एल्केमिस्ट। देन कम्स जॉन लिली। जॉन लिली, जॉन लिली का वर्क बताइए। जॉन लिली का था यूफ्यूज। यूफ्यूज इज द फेमस वर्क ऑफ जॉन लिली। देन कम्स फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कौन थे, फादर ऑफ, क्या कहा जाता है इनको, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एसेज, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। तो इनका क्या फेमस है, इनके सारे एसेज जो थे वो बहुत फेमस हुए। जॉन डोन, जॉन डोन हु वॉज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। एंड इनके होली सोनेट्स यानी रिलीजियस सोनेट्स काफ़ी फेमस थे। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को आगे आगे मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी बेटा झलक थी मतलब राइटर्स की और कुछ कुछ उनके वर्क्स की, बट पूरी तरह इसका डिस्क्रिप्शन और इसके बारे में, वर्क्स के बारे में हम आगे की क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं लिटरेरी सिग्निफिकेंस की तरफ। तो इस समय की क्या सिग्निफिकेंस, क्या इम्पोर्टेंस थी जो जिसने हमारी आगे भी हेल्प की। सो इस समय गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस समय जो लिटरेचर थी वो गोल्डन पीरियड कही गई लिटरेचर में, बिकॉज ऑफ द फेमस प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामाज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, perfect blending of medieval
स्पिरिट विद मॉडर्न आउटलुक। अब जो इस पीरियड में लिटरेचर लिखी गई थी उसने कनेक्शन बनाया किसके बीच में, मेडिवल टाइम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड के बीच में एक ब्रिज बनाया, बिटवीन द मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। Foundation for modern English poetry. This became a base for modern English. Literature full of vitality, imagination and national pride. जो इसमें लिटरेचर थी that was full of imagination, कल्पना पे बेस्ड बहुत सारी वर्क्स थे जो कल्पना पे बेस्ड वर्क्स थे, एंड नेशनल प्राइड यानी कि गवर्नमेंट की तारीफ में, क्वीन एलिजाबेथ की तारीफ में काफ़ी वर्क्स लिखे गए थे। एंड में हम रिवाइज करते हैं अपना टाइम पीरियड, ओल्ड इंग्लिश विच इज़ फ्रॉम 450 टू 1066, जो किसका पीरियड था, एंग्लो सैक्सन के रूल का पीरियड था। देन मिडल एज, मिडल एज किसको कहते हैं, जिस एज में नॉर्मन्स, एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं। देन इन चौसर आ जाता है कब, 1340 में, एंड पोस्ट चौसर एज आ जाती है 1400 टू 1500 तक। देन मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है 1500 से एंड टिल टुडे। अब अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज जो कि रोमन्स की लैंग्वेज थी, जर्मन्स की लैंग्वेज, जर्मन्स कौन थे, एंग्लो सैक्सन। ओल्ड नॉर्स, ओल्ड नॉर्स किसकी लैंग्वेज थी, वाइकिंग्स की। फ्रेंच लैंग्वेज कौन लेके आया था, फ्रांस के लोग। एंड इंग्लिश इन सबका ब्लेंड थी। तो जो इंग्लिश थी इट इज़ नॉट अ प्योर लैंग्वेज, इट इज़ अ कंपोजिट लैंग्वेज, ब्लेंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। इस सबको आप नोट्स बना लीजिए। यू कैन ज्वाइन मी ऑन A1 English 360 degree।